स्वागत है साथियों, आज की इस नए वीडियो में। आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास में एक चैप्टर पढ़कर मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर आप लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और 2024 में जो बिहार का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है फरवरी मार्च के अंदर, आप उसी क्वेश्चन बैंक में जाकर देखेंगे तो दोनों सीट मिलाकर ऑन एवरेज ऑब्जेक्टिव से केवल क्वेश्चन जो पूछे 6 क्वेश्चन पूछे हैं और सब्जेक्टिव से पूछे 6 नंबर के, यानी टोटल 12 नंबर के जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और इस वीडियो में आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हमने कवर करवा दिया है और साथ ही साथ आंसर राइटिंग को भी कवर करवाया हुआ है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे प्रश्न के उत्तर को लिखना है। तो सारे चीज़ों को हमने कवर कर दिया है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा धैर्यपूर्वक अंत तक देखिए। और चैनल पर कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए। उसके अलावा ये PDF जो अभी डिस्प्ले पर आपके दिखाई दे रहे हैं, आप इसे पाने के लिए नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, तो यूरोप क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूरोप एक महाद्वीप है और दुनिया भर में 7 महाद्वीप होते हैं। उस 7 महाद्वीपों में से एक यूरोप है, जैसे एशिया, अफ्रीका, आप यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है महाद्वीप है। उसमें से एक महाद्वीप का नाम है यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद क्या होता है? वह व्यक्ति जो अपने देश, अपने क्षेत्रफल या अपने चीज़ों से प्यार करे, अपने रीति रिवाज से प्यार करे, उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। और उदय मतलब शुरुआत, उदय का मतलब होता है शुरुआत। ये हमने चैप्टर में जान लिया। अब बात करते हैं राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र किसे बोल सकते हैं, आइए इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं। रेनन के अनुसार जो है, नस्ल और धर्म से बना हुआ क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता है। आसान समान भाषा में बोला जाए तो नस्ल और धर्म से जो बना हुआ क्षेत्र है उसे हम राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयोगों से, त्यागों से, बहुत सारे अलग अलग बलिदानों और चरम बिंदुओं पर पहुंचने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा राष्ट्र एक ऐसी समूह है जहां जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास, इस सभी चीज़ों को आपस में हम साझा करते हैं। और साझा करने के बाद एक सभ्यता, एक विचार का उत्पन्न होता है। और इसी विचार के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर हमारे यहाँ राष्ट्रभाव की भावना जो है उत्पन्न होती है, विकसित होती है और यहाँ से हमारा एक राष्ट्र बनता है। तो भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र को अगर हम सभी लोग प्यार करें और इसके लिए जीने मरने की कसम खाने लगे तो इसी को राष्ट्रवाद कहने शुरू कर देंगे। भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र से अगर आप प्यार करना शुरू कर दें, उसके लिए जीने मरने की कस्में खाना शुरू कर दें, तो आप राष्ट्रभाव की भावना आपके अंदर जगना शुरू हो चुका है। चलिए अब राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है और इसके बारे में क्या परिभाषा किया गया है, उसे हम लोग जान लेते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आसान भाषा में, एक लाइन की भाषा में परिभाषा हो गया। राष्ट्रवाद वह विश्वास है जो लोग अपने सामूहिक इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति, जनजाति, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करते हैं। जैसे हम सभी लोग भारत के लोग हैं, अपनी भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम सभी लोग एकीकृत करते हैं। हमारी आज के डेट में देखेंगे तो हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारा धर्म और जाति अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी जब देश के अंदर किसी भी प्रकार की भावनाएं या किसी भी प्रकार की संकट उत्पन्न होती है तो हम सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। भारत वर्ल्ड कप ODI का हारा वनडे का 2023 में ऑस्ट्रेलिया से, तो हम जितना हमें दुख था उतना ही दुख आपको भी हुआ होगा और उतना ही दुख जो है नागालैंड में रहने वाले व्यक्ति को हुआ, उतना ही दुख जो है चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर रहने वाले व्यक्ति को हुआ होगा। सीमाओं के कारण हम जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और राष्ट्रवाद के अंदर देखेंगे तो संप्रभुत्व राजनीतिक समुदाय होता है और इसकी स्थापना
के रूप में, राष्ट्र के रूप में किया जाता है, और यहीं से राष्ट्रभाव की भावना जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी आपको जो बताया वो तो केवल परिभाषा बताया, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना, चैप्टर का नाम हमारा ये है कि राष्ट्रभाव की भावना का उत्पादन जो है, उत्पन्न जो हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। अगर राष्ट्रभाव की भावना का पढ़ना है हमें, तो जब तक नेपोलियन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तब तक राष्ट्रवाद हम नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो है बेईमानी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था, एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे यूरोप को प्रभावित किया, बहुत महान था, और इसने एक महान सेनापति का इसे उपाधि दिया गया है। इसके जैसा सेनापति शायद ही यूरोप में कोई हुआ होगा, और विश्व में भी इनके जैसा सेनापति इनकी जोड़ का नहीं देखने को मिलता है। इसने अपनी योग्यता के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यता के बल पे, खुद के बलबूते पे, मात्र 24 वर्ष की आयु में सेनापति का जो है पद जो है वो संभाल लिया। मात्र 24 वर्ष की उम्र, देख रहे हैं ना, सेनापति पद का संभाल लिया। इससे बड़ा क्या होगा आप ही सोचिए। कोई व्यक्ति 24 साल का है और 24 साल की उम्र में सेनापति जैसे बड़े पद को अगर संभाल लेता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो 24 साल की उम्र में सेनापति पद का है, क्या किया तो संभाल लिया। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ना चाहते हैं तो नया गांव टॉपर एकेडमी जरूर आइएगा, हमारा नंबर ये रहा। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं इसके लिए भी हमारा नंबर यही रहा, आप लोग आकर जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। नेपोलियन 24 साल की उम्र में सेनापति तो बन गया, लेकिन सेनापति बनने के बाद कुछ तो काम किया होगा। उस काम को हम सभी लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए नेपोलियन ने क्या किया है उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो नेपोलियन जब सेनापति बन गया तो उसने फ्रांस के लिए कई युद्ध में जीत दिलाई और लोकप्रियता हासिल की। मतलब जब युद्ध में जीत दिलाया तो लोगों के अंदर क्या हुआ, वो फेमस होने लगा, पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा, और आगे चल के फ्रांस का शासक बन गया। फ्रांस का शासक कब बना था तो 1804 में। कब बना 1804 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, उदारवाद की तरफ चलते हैं। उदारवाद क्या है भाई, इसे समझते हैं। देखिए उदारवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो खुद स्वतंत्र है। उदारवाद का अर्थ जो होता है स्वतंत्र होता है। नए वर्ग जो है, नए जो मध्यवर्गीय जो लोग पढ़े वो सभी उदारवादी हैं और अभिप्रायवादी। अब आप समझिए, थोड़ा बातों को समझते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पिताजी होंगे, आपकी माताजी होगी, या आपके दादाजी दादी होंगे, वो लोग उतना उदारवादी नहीं होंगे जितना आप हैं। जैसे कि हो सकता है आपके घर में, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी ऐसे हैं या ऐसे होंगे जो अपने उदारवादी सोच के लिए नहीं जानते होते। वो पुरानी ट्रेडिशन सोच में जानते हैं, बहू को घूंघट में रखना चाहते हैं, बेटी को पल्लू रखकर जाना चाहते हैं, जीन्स शर्ट पहनकर नहीं जाने देना चाहते। इसे क्या बोलते हैं, पुरानी सोच। लेकिन आज की जनरेशन में देखेंगे, आप हम पढ़ लिख चुके हैं तो हम चाहते हैं कि जितना छूट हमें मिली हुई है हमारी बहन को भी मिले, आने वाले समय में आपकी पत्नी को भी इतना मिले। अगर आप लड़की हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी को भी इतना छूट मिले, आपकी भाभी को भी इतना छूट मिले, आपके घर में मिले। तो क्या है, एक उदारवादी सोच है, एक नई विचारधारा की सोच है, जहाँ सभी को आज़ादी मिले, सभी को कानून के अंदर समानता का अधिकार मिले, कानून के समक्ष क्या मिले, समानता का अधिकार मिले। और यही उदारवाद है। उदारवाद में एक और बात बोला गया था कि सभी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति उस देश में रह रहा है, उन सभी व्यक्ति को समानता, आर्थिक समानता की बात कही गई थी। इसे उदारवाद कहते हैं। समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं निरंकुशवाद के बारे में। निरंकुशवाद जो है, समानता ऐसा इसका अर्थ होता है जहाँ ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिस पर कोई भी अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुश कहते हैं। मतलब तानाशाही, वो बात नहीं मानता है, वो अपने मन से काम करता है। इतिहास में ऐसे राजा को निरंकुश सरकार कहा है। और निरंकुश जो होता है, सैन्य बल के आधार पर सत्ता चलाना, दमन करना, और सरकार जो दमन करती सरकार होती है उसे निरंकुश कहते हैं। जैसे कि आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि दक्षिण कोरिया में निरंकुश अर्थात तानाशाही सरकार की शासन चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ सरकार जो है नियम कानून से नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर चलती है, उसे निरंकुश शासन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं जनमत संग्रह। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जन मतलब लोग,
मत मतलब वोट, तो जन मत संग्रह, जहां एक प्रत्याशी या प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा क्षेत्र को सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करे, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। जैसे स्कूल में सर जी पूछते हैं ना, बउआ छुट्टी कर दें, तो कोई बच्चा बोलता है हाँ सर कर दीजिए, कोई बोलता है ना सर मत करिए। तो जो हाँ सर बोला, अगर जनसंख्या हाँ सर वाला का ज़्यादा है तो छुट्टी, तो जनमत संग्रह हो गया। वैसे न सर वाला का ज़्यादा है तो छुट्टी नहीं होगा। वैसे ही जनमत संग्रह होता है। कोई एक मुद्दा सरकार बोली कि XYZ नाम का कानून है, XY और Z नाम का कानून है, बउआ हम पास करवा दे का। तो अगर मन है तो लोगों का मन में होगा कि हाँ पास करवा दीजिए, लोग वोट करेंगे यस में। अगर नहीं मन में है तो नो में वोट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जनमत संग्रह होगा। इसे जनमत संग्रह कहते हैं। और यूटोपिया क्या है भाई, ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है जिसे साकार करना आज के डेट में लगभग असंभव है। इसमें बोला गया कि भैया ऐसे समाज बनाया जाए जहाँ न जाति हो न धर्म हो, सभी को एक समान हो और सभी के अंदर एक साथ मिलकर काम करे। मतलब खेती बाड़ी जो हो ना, सबको बराबर बराबर करे, सबको देश में जितने लोग हैं उन सभी लोगों को ज़मीन बराबर दे दिया जाए। जितना देश इनकम कर रहा है सबके अकाउंट में बराबर बराबर पैसा दे दी जाए। तो अगर ऐसे समाज की कल्पना की जाएगी तो देश चलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो ये असंभव था। अब आते रूमानीवाद। रूमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन था जो विशेष प्रकार के राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करना चाहता था। रूमानीवाद कलाओं में कविता और तर्कों के आधार पर विज्ञान पर बल देते हुए लोगों को बोला जाता था, बल देते हुए लोगों को अपने सामूहिक विरासत और अनुभूति करवाया जाता था, और संस्कृति, अतीत और राष्ट्र का धर्म बनाना चाहता था। ये चाहता था कि हमारा कविता है, हमारे तर्क जो हैं, हमारे भाषण है, उसमें विज्ञान को जोड़ दिया जाए और विज्ञान को जोड़कर एक ऐसी समाज बनाया जाए जो रूमानीवादी समाज कहलाएगा। तो ये भी हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाया। तो देखिए, ये फ्रांस की क्रांति आती है ना, तो उसमें फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था ना, 1789 में हुआ था। तो इस समय बहुत सारे हमारे यहाँ क्या हो रहा था, बहुत सारे मापदंडों को तय करने की बात कही जा रही थी। इसी में रूमानीवाद हुआ, जुर्कोवर्स हुआ, तो बहुत सारे चीज़ इस समय आए हुए थे, लेकिन सारे के सारे सफल नहीं हो पाए। अंत में आकर राष्ट्रवाद जो है सफल हुआ, और जो चीज़ सफल होता है ना उसी के बारे में दुनिया पढ़ती है, बाकी सभी चीज़ों के बारे में दुनिया ज़्यादा पढ़ती नहीं है। आप सफल होंगे 10वीं की एग्ज़ाम में, तभी दुनिया आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। अन्यथा भाई बहुत सारे लोग पास होते हैं, और भी सफल कैसे होना है, कम से कम 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 450 प्लस स्कोर करके आते हैं, तभी तो सफल कहलाएगी ना। तो उसी तरह चल आगे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। सबसे पहला कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। लुइस 16वें जो थे वो फ्रांस के शासक थे, और उन्हीं के काल में 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति होती है और राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो निरंकुश शासन वहाँ चल रहा था। उदारवादी विचारों का प्रसार, बहुत सारे मध्यवर्गीय लोग जो है पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद लोगों ने बोला कि नहीं, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो उन्होंने नारा भी दे दिया, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। और ये जो है समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता भारतीय संविधान में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किस देश से लिया गया है, तो हमने इसको लिया है फ्रांस से। कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है फ्रांस से। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, और ये सारे चीज़ों के कारण ही फ्रांस में क्या होता है, तो फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होता है। और यही राष्ट्रवाद की भावना जो है धीरे धीरे अलग अलग क्रांतियों के कारण पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, फ्रांस की क्रांति से होती है। अब क्रांति से होती है तो फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद नागरिक संहिता हुआ कब, 1804 में। वियना संधि हुआ कब हुआ, तो 1815 में। उदारवादियों की क्रांति हुआ कब, तो 1848 में। जर्मनी के एकीकरण देखेंगे तो 1876 से 1871 के बीच। इटली का एकीकरण देखेंगे तो 1869 से 1871 के बीच। ये सभी जो घटनाएं घटी, इस घटना के कारण यूरोप में क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और यही राष्ट्रवाद के उदय के कारण आज पूरी दुनिया में क्रांति को हम देख रहे हैं। और हम आप अपने देश से जो प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही से कारण होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, का सर जी
क्या बता रहे हैं, देश से प्यार तो हर कोई करता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको पता होगा। बाबर आकर भारत के ऊपर आक्रमण करता है। बाबर एक बाहरी आक्रमणकारी था, लेकिन इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी को हराता है, हाँ, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। हराने के पश्चात क्या करता है वो हराने के पश्चात क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग जो है विद्रोह करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मन में था कि एक राजा तो जरूर होगा जो देश की गद्दी चलाएगा। और हम अगर पहले के जमाने में क्या होता था, हर साल में कम से कम 2 से 3 बार युद्ध होता था, और हर बार युद्ध में कोई ना कोई जीतता, कोई ना कोई हारता था। ऐसे में लोग जो है विद्रोह करेंगे तो कितने लोगों के कारण लड़ेंगे। तो जो भी राजा आया, टैक्स देना सबका काम था, लोग टैक्स दे देते थे, अपना काम धाम लोग करते रहते थे, लोग विद्रोह ज़्यादा नहीं करते। लेकिन आज के ज़माने में सोचिए, मान लीजिए चाइना भारत के ऊपर हमला कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, तो क्या हम सभी लोग चाइना को मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूधू तावड़ जाकर दिल्ली में पहुँचा कर मारे के आएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाव की भावना उत्पन्न हो गई। हम गुलामी नहीं सह पाएंगे। लेकिन उस जमाने में राष्ट्रभाव की भावना था ही नहीं, लोगों के अंदर सोच थी ही नहीं कि हम आज़ाद हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आ सकती है जहाँ 5 साल में हम वोट देकर खुद अपने लिए एक राजा अर्थात प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था। जब सोचा ही नहीं, ऐसी व्यवस्था दुनिया में कभी पहली बार आई ही नहीं, तो कैसे लोग सोचेंगे? तो फ्रांस की क्रांति से पहली दफ़ा जो है ऐसी व्यवस्था के बारे में लोगों ने सोचा। और उसी काल के समय 1789 में ही अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की बुनियाद जो है रखी जाती है और संविधान वहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन संविधान दुनिया का, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारी घटना होती है और धीरे धीरे जो है फ्रांस भी देखते हैं। तो 1804 में जब नेपोलियन क्या करता है, राजा बन जाता है। और तो राजा बनने के बाद उसकी हार होती है कब? तो 1815 में हार होती है। और 1815 में हारने के बाद ही, नेपोलियन के हारने के बाद ही क्या होता है, तो वहाँ पर बदलाव होता है, अमूलचूल बदलाव होता है और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार आती है। और इस सरकार आने के बाद पूरी दुनिया भर में मैसेज जाता है और राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जाती है। और यही किताबों लिखने के बाद भारतीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित पड़ता है। और इसमें एक चैप्टर भी है आपका कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लीजिएगा, तो वो समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि जो है होना जरूरी है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद का प्रचार हो ही नहीं रहेगा, राष्ट्र का उदय हो भी नहीं करेगा। तो यूरोप में अलग अलग समाज के लोग थे, जैसे कि हॉर्बुर्ग साम्राज्य के लोग थे, जर्मन थे, अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, इटली थे। ये सभी लोगों की अलग अलग भाषा थी, अलग अलग पहचान थी। और ये सभी लोग अलग अलग भाषा और पहचान के कारण यूरोप में राष्ट्र का उदय होना शुरू हो गया। यूरोप समाज की संरचना जो थी 19वीं सदी से पहले जो था वो 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक था उच्च वर्ग जिसे कुलीन बोला गया, दूसरा निम्न वर्ग जिसे कृषक अर्थात किसान बोला गया। उच्च वर्ग का काम क्या था पहले हम समझ लेते हैं। अब देखिए, अमीर जो है उनका काम हमेशा से ही कम होता है। तो दुनिया के किसी भी इतिहास में पढ़ेंगे, काम कम करेगा। आज भी देखेंगे अमीर लोग काम कम करते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं। इनकी जनसंख्या पर हमेशा कम रहती है, बिल्कुल सही बात है। इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहता है, पैसा है तो रहबे करेगा। जमींदारी यानी ढेर सारे इनके पास खेत थे, मालिक थे, इस कारण पैसा ज़्यादा आ रहा था। पैसा कमाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा नहीं, और गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है। आप भारत में देखिए, जो जितना ज़्यादा गरीब परिवार होगा जनसंख्या उतना ज़्यादा बढ़ेगा ही। आप किसी लोग को बुरा लगे तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है। ठीक है, हमारे सच्चाई है कि गरीब है तो जनसंख्या जरूर बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा, किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम बायोलॉजी की क्लास में। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बोल रहा है तो सभी को दिया जा रहा था। अब आगे देखते हैं, निम्न वर्ग में क्या था, अधिक जनसंख्या थी। निम्न वर्ग में क्या था, अधिक जनसंख्या थी। जमीनहीन जो थे लोग ज़्यादा थे, लोगों के पास ज़मीन नहीं था, और ना ही ज़मीन था और ना ही किराए पर ले रहे थे। किसी प्रकार का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा रहा था। यानी यूरोप में असमानता के रूप में विभाजन था, एक अमीर और एक गरीब के रूप में विभाजित था। और 19वीं सदी के बाद एक नया युग शुरुआत हुआ। एक मध्य वर्ग जो है, गरीब क्या करता है ना, अगर 100 रुपये भी कमा रहा है कोई रिक्शा वाला, तो क्या करेगा, कम से कम 30 से 40 रुपया अपना बाल बच्चा के पढ़ाई पर खर्चा करेगा।
ताकि हम जो है गरीबी में जीवन काट दें, लेकिन हमारे बच्चों का काटे नहीं। जब गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर सियान होगा तो अपना हक मांगेगा। तो नए मध्य वर्ग का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। इसी उदय के कारण फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत बड़े चीज़ों में बदलाव हो रहा है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में कि जब नए वर्ग का उदय होता है, मध्यम वर्गीय लोगों का उदय होता है, तो उसके बाद ही अमेरिका के अंदर क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है। और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे चीज़ों का परिवर्तन होता है, हमने पढ़ा था। आइए अब यहाँ पर जानते हैं नए वर्ग क्या है। तो नए वर्ग वह थे जिसमें शिक्षक था, डॉक्टर था, उद्योगपति था, व्यापारी थे, जो पढ़े लिखे होने के नाते उन्हें समान कानून की मांग की और उदारवाद राष्ट्रवाद की बात की। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। जब मांग किया है तो जानना जरूरी है ना जी, उदारवाद क्या है। क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, ये भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले जानते हैं उदारवाद क्या है। तो उदारवाद राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद के विचार को जगह जगह फैलाने लगे और जगह जगह क्या करें, फैलाने लगे, लोगों को बताने लगे कि उदारवाद क्या है, आपको हक मिलेगा, आप बराबरी के अधिकार मांगिए, ये आपका जन्म से अधिकार है। जिसके वजह से 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हो जाती है और राज के अंदर जो नियंत्रण था, वो जो पूंजीपति जो लोगों के पास था, उसे खत्म कर दिया गया और अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी कि सीमाएं शुल्क जो है उसे खत्म कर दी गई। और ये सभी चीज़ खत्म हो रही थी तो लोगों को बहुत आसानी से क्या हो रहा था, तो चीज़ें उपलब्ध हो जा रही थी, जिसके कारण शुल्क की जो है समाप्त कर दी गई और मुद्राओं की संख्या जो है 2 कर दी गई। पहले जो 30 से ज़्यादा था। नेपोलियन के समय केवल पुरुषों के पास धन था और वोट दे सकते थे। मतलब क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन के समय कौन वोट दे सकते थे, तो केवल पुरुषों दे सकते थे। धन कौन रख सकते थे, तो केवल पुरुषों रख सकते थे। ठीक है ना, वोट कौन देगा, तो पुरुष देगा। धन किसके पास रहेगा, पुरुष के पास रहेगा। महिला मतलब क्या है, महिलाओं की स्थिति उस समय भी नहीं ज़्यादा नहीं सुधरी थी। ठीक है, पहले तो सुधरी ही नहीं थी, उस समय भी ज़्यादा नहीं सुधरी थी। चलिए आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छे, तो आगे क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली, जिसमें यूरोप के अनेकों देश का कायापलट करके रख दिया। जैसे कि जर्मनी, इटली, रोमानिया, ये सभी देश क्षेत्रों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की यहाँ पर लहर चली, समानता की बात उठने लगा। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया आदि सभी राष्ट्र क्या हुए, आज़ाद होने लगे। राजा को वहाँ पका किया गया, राजा अर्थात किंग को खत्म कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक की जो है क्रांति की यहाँ पर शुरुआत हुई। और ये सभी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो फ्रांस की क्रांति से होती है बाबू। अब फ्रांस की क्रांति क्या है हम समझ लेते हैं। अब फिर से देखिए, फ्रांस की क्रांति हम जो इतना दफ़ा पढ़ चुके हैं 9th क्लास से अब तक, और इतनी दफ़ा इसके अंदर चर्चा हो गई है कि आप केवल सुनिएगा ना, तो सुनते सुनते ही आपको पूरी फ्रांस की क्रांति मुझे लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए बहुत आसानी से, केवल सुनते सुनते। अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं ना आपके लिए, हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए 1789 में फ्रांस के अंदर जो होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग किया जाता है और राजतांत्रिक जो सरकार थी उसे ख़त्म कर दिया जाता है। असंपूर्णता जो थी, जो सत्ता जो था, वो नागरिकों के हाथ में सौंप दी जाती है। और इस क्रांति से पहले जो था क्या था, राज्य का जो शासक था वो निरंकुश राजा के पास था और उस निरंकुश राजा का नाम था लुईस 16वां। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने से ऐसे कदम उठाए गए जिससे फ्रांसीसी लोगों को समुचित पहचान अर्थात राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो लगी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य किया, सुधार प्रारंभ किया और 1804 में उसने क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू कर दिया, नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यूरोप में 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दशकों में एकता से संबंधित विचार और उदारवादी की विचार जो है शुरू हुई और 1804 में ही नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस का सम्राट बन गया। कहाँ का सम्राट बन गया नेपोलियन, तो फ्रांस का सम्राट बन गया। कब बना, तो 1804 में बन गया। 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। और सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता जो है लॉन्च की थी। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई,
तो राजशाही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। कानून तो था लेकिन राजशाही था, राजा हुआ करता था, नेपोलियन सम्राट अपने आप को बनाया, ठीक है ना। सामूहिक पहचान बनाने के उठाए गए कदम, अब देखिए सामूहिक पहचान जो बना उसके पक्ष में कुछ कदम उठाए गए थे, वो हम लोग जान लेते हैं। अब एक दिन में पहचान सामूहिक थोड़ी बनता है, साल 10 साल लगता है। तो देखिए प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया, मतलब हर राज्य में क्या किया गया, एक स्टेट जनरल को चुना गया, नाम बदलकर उसे नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, अच्छी बात थी। प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समानता कानून का अनुभव हुआ, मतलब अमीरी गरीबी को खत्म करने की यहाँ बात कही गई, जो काफ़ी बढ़िया बात था। ऊंच नीच को खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। उसके बाद आंतरिक आय बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क जो है, आंतरिक आय में देखेंगे निर्यात में सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, और सीमा शुल्क समाप्त हुआ था जिससे लोगों को समानता का अधिकार लागू होना शुरू हो गया। लोग जो है अच्छा पैसा कमाने लगे, फ्री ट्रेड जैसी सुविधाएं आने लगी। स्कूल कॉलेज छात्रों द्वारा समर्थन क्लब में संगठन बनाने की अनुमति दे दिया गया, जिसका नाम बनाकर जैकबिन क्लब कर दिया गया। फ्रांस आर्मी के समर्थन के तौर पर विदेशी क्षेत्र में भेजा गया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की बात कही गई। फ्रांसीसी आर्मी दुनिया भर, यूरोप भर के देशों में जाते थे और एक गाना गाते थे। एक मनी हाइस्ट करके वेब सीरीज है, उसमें भी गाना आया हुआ है, डेस्परेटो करके गाना है, आप सुनिए, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ का। तो ये फ्रेंच भाषा में गाना है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन ये गाना जो था फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक बन गया था। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और एवं राष्ट्रवाद की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, संविधान आधारित प्रशासन था, मतलब लिखित था, इसी के अनुसार लोग जो है काम करते, नियम कानून इसी के अनुसार लागू हो रहा था, पुलिस प्रशासन इसी के अनुसार काम कर रहा था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे विचार का उत्पन्न होता है, और इस विचार के उत्पन्न होने के बाद दुनिया में बहुत सारे देश जो है इसे अपनाते हैं। उसमें से एक देश था हमारा प्यारा भारत। भारत भी क्या करता है, तो इसे प्रेरणा लेकर समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विचार जो है अपनाता है। उसके बाद फ्रांस का नया तिरंगा जो है बनाया जाता है, नया झंडा बनाया जाता है। नेशनल एम्बेसी का मतलब पार्लियामेंट का मतलब संसद का गठन होता है। आंतरिक आय अर्थात निर्यात शुल्क जो है उसे समाप्त कर दिया जाता है। माप तौल को समान व्यवस्था लाया जाता है और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बना दिया जाता है। बोला जाता है देश की भाषा जो होगी वो फ्रेंच भाषा होगी। और ये जब सारे चीज़ लोगों को मिल रहा था तो एक राष्ट्र भाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जहाँ एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक भाषा बोल रहे हैं, एक तरह की सोच रखते हैं, एक झंडा के नीचे रह रहे हैं और सबके लिए कानून जो है एक जैसा है, तो कौन सा दुनिया का पागल होगा जो उस देश से प्यार नहीं करेगा। नेपोलियन का शासनकाल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बारंबार पूछा जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की व्यवस्था लाया, ठीक है। नेपोलियन के समय व्यापार का आगमन और संचारण बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ, मतलब बहुत अच्छा काम किया व्यापार के क्षेत्र में। राष्ट्रवादी विचारों को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाया और जबरन भर्ती जैसे अनेकों व्यवस्था स्थापित की। आर्मी में जबरन भर्ती करवाया, उस पर से कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर राष्ट्रभाव की भावना के चलते कब्जा भी किया, जो कि फ्रांस के पड़ोसी क्षेत्र थे, और इसी कारण चीज़ों को यहाँ आगे बढ़ाया गया। अब आते हैं 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में, मतलब नागरिक संहिता के बारे में। देखिए 1804 में क्या हुआ था, एक घटना घटी थी। उस समय नेपोलियन ने क्या किया कि अपनी एक संहिता लागू करवा दी, इसे बोला गया नागरिक संहिता। इसके आधार पर विशेषाधिकार जो है उसे समाप्त कर दिया गया। बोला गया किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, न ही किसी को उसको बोला न केवल न्याय के समक्ष समानता का स्थापित किया गया, बल्कि ये अधिकार दिया गया सुरक्षा का, न्यायपालिका के साथ सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया, ताकि यहाँ पर हमारे देश में है ना कि आप जो है पुलिस स्टेशन में आपको पकड़ लिया गया है तो पुलिस आपसे किसी भी प्रकार का जबरन बयान नहीं दिलवा सकता है। वही बात वहाँ पर कही गई थी बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है। 1804 में नागरिक संहिता की विशेषता बताते हैं। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दिया गया। बोला गया जो व्यक्ति फ्रांस में जन्म ले लिया उसे फ्रांस के अंदर सारे कानून में समानता का अधिकार मिलेगा।
कानून के सामने सबको समानता एवं संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार दिया गया। प्रशासन को विभाजित कर सरल बना दिया गया। सामंत व्यवस्था को स्थापित किया गया। किसानों को भूमिदास और जमींदारी शुल्क जो है उसे मुक्त कर दिया गया। किसान को भूमि और जमींदारी शुल्क जो पहले देना पड़ता था उसे समाप्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों क्षेत्र में संघों को नियंत्रण से हटा दिया गया। कारीगर जो है स्वतंत्र होकर शहर में जहाँ मन वहाँ काम कर सकते थे। तो कुछ अच्छे काम तो नेपोलियन ने किया था, बहुत अच्छा काम किया था, तभी तो नेपोलियन को महान बोला गया है। ठीक है, तभी तो नेपोलियन क्या बोला गया है, महान बोला गया है बाबू। आगे चलते हैं, बात करते हैं जमींदारी की। जमींदारी क्या है? इसके तहत किसानों को जमींदारों तथा उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ ऐसा हिस्सा के रूप में सरकार को देना पड़ा। अब बात करते हैं रूढ़िवाद के बारे में। ऐसी राजनीतिक दर्शन जो कि परंपरा स्थापित संस्थानों के द्वारा रीति रिवाजों के द्वारा जो जोड़ देती थी उसमें तेजी से बदलाव लाया गया और जिसके कारण धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। पुरानी रूढ़िवादी जो सोच थी उसमें परिवर्तन लाया गया। तो ये जो सभी क्रांतियाँ जो हो रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन उसके बाद एक घटना घट जाती है। 1815 में उत्प्रांत यूरोप में रूढ़िवाद जो है वापस चला आता है। 1815 में नेपोलियन की हार होती है। उसके उपरांत सरकार का झुकाव जो है रूढ़िवाद की तरफ चला जाता है। यूरोप की सरकार जो है परंपरा स्थापित करती है, परिवार को बनाए रखना चाहती थी। राजा प्रशासन जो है पहले जैसा स्थापित करने की बात कहना शुरू कर देती है। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी यूरोप में तो बहुत ही फिर से वही पुराने दिन लौट कर आना शुरू हो गया। और ये सारी चीज़ कैसे हुआ? तो इसे बोला जाता है वियना कांग्रेस के नाम से। क्या हुआ था वियना कांग्रेस? एक युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ फ्रांस थी, दूसरी तरफ जर्मनी, रूस, इटली और ब्रिटेन। इन सभी सेनाओं ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में फ्रांस की हार होती है। और 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोप के महाशक्ति मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं और इसके प्रति यूरोप में एक समझौता तैयार करने पर वियना में इकट्ठा होते हैं और इसी को वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसके नेतृत्व जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो थे, और चांसलर थे अर्थात राजा भी वहाँ के थे, मैट्रिक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसका नेतृत्व किया, अध्यक्षता भी किया था। क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है वियना के अध्यक्ष कौन थे? तो मैट्रिक थे। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो प्रथम वियना कांग्रेस 1815 में हुआ। क्यों हुआ? नेपोलियन युद्ध हार गया था, इसके कारण करवाया गया था। ठीक है, अब संधि के कुछ 3 निर्णय के बारे में बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 निर्णय क्या थी संधि में? सबसे पहले बात बोला गया कि फ्रांस के राजाओं को फ्रांस की सीमाओं को कई राज्य में कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस इतना विस्तार न कर सके, मतलब फ्रांस को तोड़ दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्दा वंश को स्थापित किया गया और लुइस 18वें को राजा बना दिया गया। लुइस 16वां हारा था, 17 गायब है, 18वां को फिर से राजा बना दिया गया और तीसरा राजतंत्रिक जारी कर दिया गया। वियना कांग्रेस की संधि की विशेषता, फ्रांस में राजवंश की फिर से स्थापना हुआ। इसका उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवाद व्यवस्था को कायम करना था। फ्रांस में उन इलाकों पर जो खो दिया था या फिर नेपोलियन के समय जीत लिया था उसे क्या किया गया? हटा दिया गया, फिर से उसे बांट दिया गया और फ्रांसीसी सीमा को विस्तार को रोकने हेतु नए राज्य की स्थापना कर दी गई। तो सारे चीज़ हो गए। नेपोलियन ने जो ज़मीन जीता था लोग आपस में क्या किए? बांट लिए। और ये बांटने के बाद यूरोपीय में क्रांति होना शुरू हो जाता है। अब कौन सी क्रांति होती है, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। तो यूरोप के क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन सरकार ने इन सारे निर्णय को विरोध में क्रांतिकारियों को जन्म दिया और क्रांतिकारियों के अंदर धीरे धीरे खुफिया समाज का निर्माण हुआ जिनका मकसद अर्थात लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो बीज एक बार दफ़ा बो दी गई थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उत्पन्न हो गई। हालांकि नेपोलियन हार गया था लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको क्या किया? शुरू कर दिया। बोला कि भैया क्रांति जो हुआ था 1789 में, अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर से वही हार राजा वाला हमारे यहाँ हो जाएगा। और इसी को देखते हुए वियना संधि के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह शुरू कर दिया और इसी के तहत 1830 में कठिनाइयों का महान साल के रूप में जाना जाता है।
इसके कारण क्या था, जबरन जनसंख्या वृद्धि हुआ, जबरदस्त क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हो गया। लोग जो है गांव छोड़कर शहर की ओर रुख करना शुरू कर दिए। बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, गरीबी काफ़ी बढ़ गया। और जब बेरोजगारी गरीबी बढ़ती है तो लोग जो है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, खाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ऐसे समय में क्या होता है, देश बिखरने लगता है। और उसी समय क्या हुआ, इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण खाने की सामग्री में भी क्या हुआ, कमी होने लगा। छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद होने लगी। जनसंख्या बढ़, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, देश की जनसंख्या बढ़ चुकी है, खेती जो है किसी कारणवश बर्बाद हो चुकी है, लोग बेरोजगार हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो है बंद हो रही है। और जब लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, कमा भी लेंगे तो अनाज ही नहीं आएगा। तो महंगाई दर कितनी तेज़ी से ग्रो करेगी। जब तेज़ी से महंगाई दर ग्रो करेगी बाबू, तो लोग क्या करेंगे, खाने पीने की जो कमी थी, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा था, तो लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए और सड़क पर उतर गए, जगह जगह अवरोध लगाने लगे। और जिसके कारण यूरोप में स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना का होना शुरू हो गया। चलिए आगे जानते हैं स्वतंत्र गणराज्य क्या है। गणराज्य के बाद कानून के आय बदल गया। गणराज्य के बाद क्या हुआ, कानून के अंदर आय बदल गया। 21 साल से कम उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार 21 साल से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सभी नागरिकों को काम का अधिकार की गारंटी दिया गया। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कारखाने को में उपलब्ध करवाने की बात कही गई। सभी को धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। तो ये क्या हुआ, गणतंत्र जब आया, लोकतांत्रिक सरकार आई, तो सारी चीज़ें मिल गई। नारीवाद, स्त्री पुरुष को समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के बीच सोच का आधार, महिलाओं को अधिकार और हितों को क्या बोलिए, बौद्ध नारीवाद है। अब इसको समझते क्या है बाबू। विचारधारा यहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो गया। विचारधारा क्या होता है उसे भी जान लेते हैं, ठीक है। एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि के एंगल जो है यहाँ विचारधारा का उत्पन्न होना शुरू हो गया। जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हम जर्मनी के निर्माण के बारे में, अर्थात जर्मनी के एकीकरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1848 में यूरोप की सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी को एकीकरण कर दे, परंतु वो ऐसा नहीं पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए उदारवादी पहल राजशाही फौजी ताकत के मिलकर दबाव बना दिया। इसके बाद प्रसा ने भी यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। और इस समय प्रसा के मुख्यमंत्री या फिर प्रसा के जो हेड थे, जो जनक थे, उन्होंने बास्कमॉर्क्स ये थे। और प्रसा में एक राष्ट्रवादी एकीकरण आंदोलन हुआ और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध में प्रसा की जीत हुई और प्रसा का एकीकरण जो है प्रक्रिया पूर्ण हुआ। और 1871 में केसर विलियम प्रथम ने नए साम्राज्य अर्थात राजा घोषित किया गया और जर्मनी को एकीकरण कर यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। जर्मनी राज्य जो है मुद्रा, बैंकिंग, न्याय व्यवस्था और आधुनिकीकरण पर जोर दिया और इस कारण जो है जर्मनी एकीकरण हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण का दौर जो है 1848 से लेकर 1871 के बीच में चला। और इसके बीच प्रसा ने किसको हराया बाबू, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 7 वर्ष तक चला था। तो ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया। तीनों को किसने हराया, तो प्रसा ने हराया। और उसके बाद जाकर एकीकरण के ये दौर जो है खत्म होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं इटली की एकीकरण की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। इटली के एकीकरण को बात करते हैं। इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में इटली को एकीकरण की प्रस्तुति की गई। 1830 से 1848 के बीच में विद्रोह जो था असफल हुआ, लेकिन 1859 में फ्रांस से क्या हुआ, एक कूटनीतिक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। और हराने के बाद यहाँ पर जो है इटली का एकीकरण जो है संभव होता है। थोड़ा सा जूम आउट कर लें, हाँ चलिए। उसके इटली का एकीकरण जो है बाबू संभव होता है। और द्वितीय इटली एकीकरण जो है राज्य की घोषणा होती है 1861 में। पहले जो होता है 1830 में वो क्या होता है, असंभव हो जाता है, उसे नहीं किया जा सकता था, ऐसी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है 1861 में क्या हो रहा है, इटली का एकीकरण हो जा रहा है। और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें अभी आपके डिस्प्ले पर दे रही है,
ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछा नहीं जाता है। अब स्किप करते हैं, आते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की उदय कैसे हो रहा है, इसको क्या हो रहा है देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की हम बात करें बाबू, तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद जो है वो क्या कैसे हो रहा है उसके देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में आर्थिक शक्ति जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया। राष्ट्रवाद किसी तरह उथन पुथन क्रांति का परिणाम के रूप में लंबे समय तक चला, और 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटेन एक राज्य नहीं था, बल्कि ब्रिटेन साम्राज्य था, और अंग्रेज, वेल्स और स्कॉटलैंड, आयरलैंड जैसे ढेर सारे साम्राज्य थे इसके नेतृत्व में कहलाते थे। और एंगल जो था राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विस्तार हुआ, और अन्य राष्ट्रद्वीपों के रूप में विस्तार होना शुरू हुआ। 1688 में ब्रिटेन के अंदर देखेंगे तो राजतंत्र शक्ति ले गई, और 1707 में इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का संगठन बनाया गया। 1707 में क्या हुआ, स्कॉटलैंड मिल गया, और स्कॉटलैंड एक देश है आज के डेट में, और इसे मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का नाम दिया गया। हालांकि 1798 में जब देखेंगे तो जो विद्रोह असफल हुआ, 1803 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया, और इसके प्रतीक चिन्ह में खूब बढ़ावा दिया गया। मतलब आयरलैंड को भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि आयरलैंड जो है एक भाग जिसे उत्तरी आयरलैंड के रूप में हम लोग जानते हैं, आगे चल के आज़ाद हो गया। दक्षिणी आयरलैंड जो है आज भी ब्रिटेन के अंदर आता है। इस प्रकार से साम्राज्यवाद का उदय होता है, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो जाता है। कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, हमको भी पढ़ने में आसानी हो। देखिए, ये आपके डिस्प्ले पर दिखाई जो दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। टूटू ही बेडिया ये किसका महत्व है, तो आज़ादी का प्रतीक है। बाज छाप वाला कवच ये जर्मनी समुदाय के प्रतीक है। बालूद पत्तियों की मुकुट ये वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार की लिपटी हुई जतुल की झाड़ी शांति का चिन्ह। कला लाल और सुनहरा रंग जो है उदारवादी राष्ट्रवादी की झंडा, और उगते हुए सूरज की किरणें नए युग की शुरुआत के प्रतीक है। इसका स्क्रीनशॉट मारिए और इसे रट्टा मार जाइए बउआ, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं, और हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ना, जो आपके NCERT बुक में दिया है हमने यहाँ कर दिया है। तो आप इसको लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, और मोटा मोटी जो भी इसमें था महत्वपूर्ण चैप्टर हमने आपको डिस्कशन करवा दिया है। तो नीचे लिंक दिया गया है, एक बार ज्वाइन जरूर हुई, ठीक है। और नंबर हमारा आपके डिस्प्ले पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। अगर लिंक आपको ना मिले तो ये डिस्प्ले पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बाबू थोड़ा ऊपर आ जाओ, कहाँ गया, हाँ ये रहा। आपको डिस्प्ले पर अब नंबर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नयागा या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो नयागा पुलिस स्टेशन के पास एयरटेल ऑफिस के नीचे है, आप वहाँ का संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।